नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम आपके साथ आर्टिकल डिस्कस करने। तो दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करने वाले हैं 170 से आगे के आर्टिकल 170 से जितने भी आगे आर्टिकल्स हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। आपको इससे पहले के आर्टिकल्स देखने हैं, उन्हें चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने सारे आर्टिकल्स 170 तक करा दिए हैं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो हमारा अच्छा परफॉर्म करेगा तो नेक्स्ट सारे आर्टिकल्स हम करा देंगे। तो उसी बात पर चर्चा करने और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम सारे आर्टिकल्स आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। देखो, 170 से लेके 395 तक 395 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं हम सब आज कंप्लीट कराएंगे। उससे पहले आपने 170 तक आर्टिकल्स नहीं देखे तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है, खासकर वनडे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए ये सब बातें हो रही है। चलो चर्चा करते हैं 170 आर्टिकल से। अंडर 30 मिनट्स में हमने बोला था, अगेन इस वीडियो को अंडर 30 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। 30 मिनट में कंप्लीट आर्टिकल्स, ऐसे करके हम टाइटल देंगे आपको। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो अनुच्छेद 170 की बात करेंगे दोस्तों। तो राज्य विधानसभाओं की संरचना, जो विधानसभाएं होती हैं जिसमें एमएलए चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी संरचना की बात अनुच्छेद 170 में है। वही अनुच्छेद 171 क्या कहता है? राज्य विधान परिषद की संरचना की बात करता है। राज्य विधान परिषद की संरचना की बात करता है आर्टिकल 171, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये हो गया राज्य विधान परिषद की संरचना, अनुच्छेद 171, याद रखना, विधान परिषद। इंडिया के अंदर 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर दोनों ही बाई कैमरलिज्म सिस्टम इस समय चल रहा है। स्टेट्स की बात कर रहा हूं। 172 में क्या है? राज्य विधानमंडल का कार्यकाल की बात है। 173 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का सत्रों का आह्वान और स्थगन की बात हुई है। 174 की बात हो रही है। अनुच्छेद 175 में बात करेंगे राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधन, राज्यपाल का विधानमंडल को संबोधन, अनुच्छेद 175 में। वहीं अनुच्छेद 176 में विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष संबोधन, विधानमंडल में राज्यपाल का विशेष संबोधन की बात हुई है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता और मंत्रियों का विधानमंडल में भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता और मंत्रियों का विधानमंडल में भाग लेने के अधिकार की बात हुई है 177 में। अनुच्छेद 178 बात करता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, ये 178 में है। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना, जिसकी चर्चा हुई 179 में। 180 में बात हुई है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन। अनुच्छेद 181 में दोस्तों अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव पर अध्यक्षता। 182 की बात करेंगे विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात हुई है अनुच्छेद 182 में। वहीं अनुच्छेद 183 बात करता है विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या हटाया जाना। अनुच्छेद 184 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार का निर्वहन, 184 में बात हुई है। अनुच्छेद 185 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, याद रखना, एक एक आर्टिकल उम्दा है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अनुच्छेद 185 में आएंगे, सॉरी 186 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात 186 में हुई है। वहीं अनुच्छेद 187 कहता है कि राज्य विधानमंडल का सचिवालय होगा। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा की बात हुई है। अनुच्छेद 189 में विधानमंडल में मतदान और बहुमत के नियमों की बात हुई है। वहीं अनुच्छेद 190 जो है वो बात करता है विधानमंडल की सदस्यता छोड़ने या अयोग्यता पर सीट का रिक्त होना, या अयोग्यता पर सीट का रिक्त होना, ये अनुच्छेद 190 में बात करता है। अब बात करने वाले हैं 191। अनुच्छेद 191 में दोस्तों राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता पर बात हुई है। और अनुच्छेद 192 अयोग्यता के मामले उसका निर्णय राज्यपाल द्वारा, यानी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वहां पर गवर्नर साहब के पास पावर है, जो अनुच्छेद 192 में है। अनुच्छेद 193 में सदस्य द्वारा अवैध रूप से बैठने और मतदान करने पर दंड का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार की बात हुई है। अनुच्छेद 195 कहता है कि विधानमंडल के सदस्यों का वेतन और भत्ते, ये अनुच्छेद 195 में दिए हुए हैं। अनुच्छेद 196 में राज्य विधानमंडल में विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना, ये अनुच्छेद 196 में दिया है। अनुच्छेद 197 में विधान परिषद में विधेयकों का पारित होना, यह अनुच्छेद 197 में है, 197। वहीं अनुच्छेद 198 कहता है कि धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना। अनुच्छेद 199 में
199 धन विधेयक की परिभाषा, यहां पर मनी बिल की बात हुई है अनुच्छेद 199 में। अनुच्छेद 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर विचार की बात हुई है। अनुच्छेद 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आर्टिकल 202 में है। वही अनुच्छेद 203 अनुदान की मांगों का अनुमोदन है, कहां पर, अनुच्छेद 203 में। अनुच्छेद 204 में दोस्तों विनियोग विधेयक की बात हुई है, अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक पर बात हुई है। अनुच्छेद 205 पर अतिरिक्त पूरक और अंतरिम अनुदान की बात हुई है। अनुच्छेद 206 में अंतरिम अनुदान और आकस्मिक व्यय की बात हुई है। अनुच्छेद 207 राज्य के वित्तीय विधेयक पर बात हुई है, अनुच्छेद 207 की। वही अनुच्छेद 208 की बात करें तो राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन के नियम की बात करते हैं, अनुच्छेद 208 में। अनुच्छेद 209 में विधानमंडल की कार्रवाई में भाषा कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा हुई है, आर्टिकल 209 में इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में भाषा का प्रयोग क्या है। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। तो यह विधानसभा की बात हो रही है जिसमें आर्टिकल 211 है। वहीं अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। ये बात हुई है आर्टिकल 212 में। किसमें, अनुच्छेद 212 में ये बात हुई है दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अनुच्छेद 13 पे आते हैं, 213 पे। 13 से मतलब 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार 213 में। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का गठन, ये हाई कोर्ट के गठन की बात होती है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय की अवमानना का दंड देने की शक्ति है 215 में। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हुई है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात हुई है 17 में। वहीं अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण पर प्रावधान की बात हुई है। वहीं अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा, किसमें, अनुच्छेद 219 में। अनुच्छेद 220 की बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुनः प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध की बात हुई है। किस पर, पुनः किसकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 220 में ये प्रतिबंध है। ये अनुच्छेद 220 में ये बात कही गई है कि जो जज होंगे हाई कोर्ट के वो पुनः प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस पर बात पर प्रबंध है, प्रो क्या है, प्रतिबंध है, क्या है, प्रोविजन, प्रोविडेड किया गया है। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते में, ये 221 के अकॉर्डिंग वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उसके ट्रांसफर की बात कही गई है, उनके ट्रांसफर में चर्चा की बात हुई है 222 में दोस्तों। वही अनुच्छेद 223 कहता है कि भाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वो अनुच्छेद 223 के अकॉर्डिंग नियुक्त किए जाएंगे। वहीं अनुच्छेद 224 कहता है कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त और अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 224 ए कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आह्वान किया जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पुनः आह्वान किया जाएगा। अनुच्छेद 225 कहता है उच्च न्यायालय के अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 225 इज टॉकिंग अबाउट उच्च न्यायालय के अधिकारों का संरक्षण की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 226 की बात करें तो उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 228 मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण, ट्रांसफर की बात करता है। अनुच्छेद 228 को निरस्त कर दिया गया था, रिपील। अनुच्छेद 229 बात करता है कि उच्च न्यायालय का कर्मचारी और खर्च की बात होती है। अनुच्छेद 230 में संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार की बात हुई है। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 231 में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 232 को निरस्त कर दिया गया, क्या, निरस्त कर दिया गया दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 233 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात है, अनुच्छेद 233 में। वहीं अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा में नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होना चाहिए, ये बात अनुच्छेद 235 में कही गई है। अनुच्छेद 236 अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में परिभाषाएं, इसकी बात आर्टिकल 236 में है दोस्तों। अनुच्छेद 237 बात करता है कि न्यायिक सेवा के प्रावधानों का कुछ क्षेत्रों पर विस्तार होना चाहिए। अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया गया, यानी कि रिपील है। वहीं अनुच्छेद 239 है संघीय क्षेत्र का प्रशासन, जो यूनियन टेरिटरी है उसके प्रशासन की बात कही गई है दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 239 ए जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की बात करता है यूनियन टेरिटरी में,
यह आर्टिकल है 239 ए। वहीं अनुच्छेद 239 डबल ए बात करता है दिल्ली के विशेष प्रावधान की। अनुच्छेद 239 ए भी बात करता है दिल्ली में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में प्रावधान की। अनुच्छेद 239 बी बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का अध्यादेश अधिकार की। यहां पर 39 बी, ये बी वाला आर्टिकल है 239 में, जो डिप्टी गवर्नर है उनके ऑर्डिनेंस की बात करता है यूनियन टेरिटरी में। गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं अनुच्छेद 240 पे। अनुच्छेद 240 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति का विनियमन बनाने का अधिकार की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 241 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करता है। अनुच्छेद 242 को रिपील यानी कि निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 243 की बात करें तो ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 243 ए की बात करें ग्राम सभा की शक्तियों की बात है। अनुच्छेद 243 बी की बात करें पंचायतों का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 सी की बात करें जिसमें पंचायतों की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 243 डी की बात करें पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और महिलाओं वुमेन्स के लिए आरक्षण की बात अनुच्छेद 243 डी में कही गई है। वहीं अनुच्छेद 243 ई में दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 243 एफ में पंचायत सदस्यता के लिए अयोग्यता की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की बात अनुच्छेद 243 जी में कही गई है। वहीं अनुच्छेद 243 एच पंचायतों को वित्तीय प्रावधान की बात है, अनुच्छेद 243 एच। वहीं अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों क्या है, फाइनेंस कमीशन की बात है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की। किसमें? अनुच्छेद 243 आई में, आर्टिकल 243 आई। एच में पंचायतों का वित्तीय प्रावधान की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 243 जे में पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान, जो चुनाव होंगे उससे रिलेटेड प्रावधान है जे में। के में है पंचायत चुनाव का संचालन। एल में है पंचायतों से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। और 243 एम है कुछ क्षेत्रों में पंचायत प्रावधानों का अपवाद। अनुच्छेद 243 एन है पूर्ववर्ती पंचायत कानून की निरंतरता। अनुच्छेद 243 इज टॉकिंग अबाउट पंचायत चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। और अनुच्छेद 244 दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। गॉट इट? ठीक है, 244 ए पे बात करेंगे। ये असम में स्वायत्त राजन के गठन की बात, स्वायत्त राज्य का जो गठन होगा उसकी बात करता है। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों का विस्तार, जो लेजिस्लेटिव पावर है उसकी बात होती है। आर्टिकल 246 कहता है संसद और राज्य विधानमंडल के विषयों की सूची की बात है। जो सूचियां हैं, 3 सूची हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अनुच्छेद 246 ए में वस्तु एवं सेवा कर पर विशेष प्रावधान, यानी कि जीएसटी की बात करता है। जो जीएसटी पर विशेष प्रावधान है वो 246 ए में है। 247 में संसद द्वारा अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना। संसद जो है एडिशनल जो न्यायालय है, मतलब जो कोर्ट है, उनकी स्थापना कर सकती है। 248 में संसद की अवशेष शक्तियां। अनुच्छेद 249 में राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। वहीं अनुच्छेद 250 है आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 है कि राज्य सूची में संसद और राज्य कानून के टकराव की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी माना जाएगा। अनुच्छेद 252 बात करता है राज्यों की सहमति से संसद द्वारा कानून बनाना। अनुच्छेद 253 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए संसद की शक्ति की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 254 समवर्ती सूची में संसद और राज्य कानूनों का टकराव की बात होती है। वहीं अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कानून की वैधता की बात अनुच्छेद 255 में कही गई है। वहीं अनुच्छेद 256 में क्या है, राज्य सरकार का केंद्र के निर्देशों का पालन करना। अनुच्छेद 257 बात करता है कि राज्यों के कार्यों पर केंद्र का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 केंद्र के कार्य राज्यों को सौंपना। अनुच्छेद 258 राज्यों के कार्य केंद्र को सौंपना। अनुच्छेद 259 को निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 260 जो है भारत के बाहर कुछ क्षेत्रों का प्रशासन की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 261 की बात करें न्यायिक कार्रवाई और सार्वजनिक कृत्यों की पूर्ण निष्ठा और श्रेय की बात हुई है। अनुच्छेद 262 की बात करें अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा।
ये 262 में है। वहीं अनुच्छेद 263 जो अंतरराज्यीय परिषद का गठन की बात हुई है 63 में। अनुच्छेद 264 संघ और राज्य के बीच समझौता, जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में समझौता है। अनुच्छेद 265 कर का आरोपण केवल कानून द्वारा होना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 266 भारत की समेकित निधि और आकस्मिक निधि की बात हुई है 266 में। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि की बात हुई है। अनुच्छेद 268 68 संघ द्वारा लगाए गए करों की राज्य की वसूली। अनुच्छेद 268 ए निरस्त किया गया है 268 ए। अनुच्छेद 269 269 संघ द्वारा लगाए गए करों की वसूली और वितरण की बात हुई है। वहीं अनुच्छेद 269 69 ए वस्तु एवं सेवा कर का वसूली और वितरण, यह है जीएसटी की बात। अनुच्छेद 270 करों के राजस्व का राज्यों में वितरण होना चाहिए। अनुच्छेद 271 करों पर अधिभार लगाने का संसद का अधिकार, करों पर अधिभार लगाने का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 272 को निरस्त किया गया है। अनुच्छेद 273 जो है पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों को अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है। जो पूर्वी क्षेत्र हैं यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में बात है, ठीक है, ईस्टर्न राज्यों की बात है। अनुच्छेद 274 में 274 में दोस्तों कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की सिफारिश की चर्चा की गई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 275 में राज्यों के अनुदान, ये ग्रांट्स दी जाएगी 275 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद की। अनुच्छेद 276 में पेशों, व्यवसायों या व्यवसायिकों और रोजगार पर कर लगाने की शक्ति, अनुच्छेद 276 में। वहीं अनुच्छेद 277 मौजूदा करों को निरंतरता, अनुच्छेद 278 को निरस्त यानी कि रिपील किया गया है। अनुच्छेद 279 में भारत की आय की गणना कितनी है, क्या है। वहीं अनुच्छेद 279 में 79 ए में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बात है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात है। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, इसकी चर्चा हुई है। अनुच्छेद 282 में केंद्र और राज्य का लोक उद्देश्य हेतु व्यय, इसकी चर्चा हुई है। अनुच्छेद 283 में भारत और राज्यों की निधियों का संचालन, इसकी बात हुई है। अनुच्छेद 284 सार्वजनिक धन का जमा, इसकी बात करता है 284 में। वहीं अनुच्छेद 285 में केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य करों से छूट, तो यह अनुच्छेद 285 में है। वहीं अनुच्छेद 286 में राज्य कर लगाने की शक्ति पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 287 बिजली पर कर से छूट की बात की गई है। अनुच्छेद 288 में कुछ उत्पादों पर कर लगाने की शक्ति का प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 288 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति पर केंद्र कर से छूट, इसकी चर्चा हुई है। अनुच्छेद 290 बात करता है कि राज्य को वार्षिक भुगतान दिया जाना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 290 ए सिख गुरुद्वारा के लिए वार्षिक भुगतान की बात आर्टिकल 290 ए में गिवन है, याद रखना। 291 को निरस्त रिपील किया गया। अनुच्छेद 292 में दोस्तों केंद्र सरकार की उधार लेने की शक्ति, जो केंद्र सरकार कई बार IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह या किसी और कंट्री से लेती है। अनुच्छेद 253 में राज्य सरकार की उधार लेने की शक्ति। 94 में संपत्ति, अधिकार और दायित्व का हस्तांतरण की बात 294 में है, अनुच्छेद 294 में। वहीं अनुच्छेद 295 की बात करेंगे, संपत्ति, अधिकार और दायित्व का उत्तराधिकार की बात है। अनुच्छेद 296 कहता है उत्तराधिकार न होने पर संपत्ति के निपटान से चर्चा है। 97 में समुद्री संपदा और संसाधन, अनुच्छेद 297 में है। वहीं अनुच्छेद 298 में केंद्र और राज्य का व्यापार और अधिग्रहण करने का अधिकार, अनुच्छेद 298 में दिया है। वहीं अनुच्छेद 299 में सरकारी अनुबंध की बात है। अनुच्छेद 300 में सरकार पर मुकदमा, इस बात पर भी चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार को, पहले ही हमारा फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन आर्टिकल 300 ए में 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में, इसको इधर 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और संपर्क की स्वतंत्रता की बात है। अनुच्छेद 302 में संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 303 राज्यों के बीच भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद 303 में ये बात कही गई है दोस्तों। अनुच्छेद 304 राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध, इसकी बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 305 में मौजूदा कानून जो है, मौजूदा कानून की सुरक्षा पर बात की गई अनुच्छेद 305 में। अनुच्छेद 306 को निरस्त कर दिया गया था, जो ऑब्सोल्यूट है यानी कि संपत्ति और ऋण विभाजन से था। वहीं अनुच्छेद 307 दोस्तों अनुच्छेद 304 और 305 के प्रवर्तन हेतु प्राधिकरण बनाया गया है। वहीं अनुच्छेद 308 पर चर्चा करेंगे, तो अनुच्छेद 308 जो है सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 309 में केंद्र और राज्यों की सेवाओं की भर्ती और सेवा शर्तें हैं। अनुच्छेद 310 में सेवाओं का कार्यकाल है। अनुच्छेद 311 में बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा, इसकी बात कही गई है।
अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन होगा, इस बात पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं में पद का संरक्षण की बात हुई है। अनुच्छेद 313 में निरस्त यानी राज्यपाल के आपातकालीन प्रावधान हटाई गई। अनुच्छेद 314 जो निरस्त किया गया न्यायाधीशों के कार्यकाल संबंधी, इसको भी जो प्रावधान है इनको हटा दिया गया। तो ये दोनों आर्टिकल 13 और 14 रिपील कर दिए गए, यानी कि एक तरीके से निरस्त कर दिए गए। अनुच्छेद 315 जो है आर्टिकल लोक सेवा आयोग की बात करता है। आर्टिकल 316 दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की बात करता है, आर्टिकल 316। वहीं आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाना, कैसे हटाए जाएंगे इसकी बात की चर्चा करता है। वहीं अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें क्या होंगी, इस बात पर चर्चा करता है। वहीं अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के सदस्यों पर पुनर्नियुक्ति का प्रतिबंध, इस बात की चर्चा करता है, अनुच्छेद 319। वहीं अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात करता है। अनुच्छेद 321 अतिरिक्त कार्य सौंपने का अधिकार, यानी कि एडिशनल वर्क हो दिया जाएगा, इस बात की चर्चा करता है। वहीं अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के खर्चे की बात करता है। अनुच्छेद 323 को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक एवं न्यायाधिकरण, इसकी बात हुई है। अनुच्छेद 323B में कुछ विषयों पर न्यायाधिकरण की बात हुई है। अनुच्छेद 324 से चुनाव आयोग के गठन और शक्तियों की बात हुई है। अनुच्छेद 325 में मतदाता सूची में किसी के साथ भेदभाव का निषेध, इस पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात है। अनुच्छेद 327 संसद की चुनाव संबंधी शक्तियां, अनुच्छेद 327 में है। वहीं अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी शक्तियों की बात है। वहीं अनुच्छेद 329 चुनाव संबंधी न्यायालय का अधिकार, इसकी बात हुई है। अनुच्छेद 329 को निरस्त किया गया है। और अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण, यानी एससी और एसटी की बात है दोस्तों, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि, हालांकि इसको 2019 में हटा दिया गया। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में आरक्षण और अनुच्छेद 333 में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि, इसको भी रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 334 आरक्षण की अवधि कब तक होगी, ये 334 में है, याद रखना 334। अनुच्छेद 335 में सेवाओं में अनुसूचित जाति या जनजाति का दावा कितना है, इस पर बात पर चर्चा होगी। वही अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का दावा है। अनुच्छेद 337 37 337 एंग्लो इंडियन शिक्षा में अनुदान की बात की गई है। तो ये सारे हट जाएंगे क्योंकि अब इस समय एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात है, किसकी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। वहीं आर्टिकल 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 339 अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण की बात करता है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की जांच के लिए आयोग, ओबीसी के लिए दोस्तों। वहीं अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की सूची की बात करता है। अनुच्छेद 342 की बात करें, अनुसूचित जनजातियों की सूची की बात करता है। अनुच्छेद 342 से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची की बात करता है। अनुच्छेद 343 आधिकारिक भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 344 आधिकारिक भाषा प्रयोग की बात करता है। अनुच्छेद 345 राज्यों की आधिकारिक भाषा की बात करता है। अनुच्छेद 340 राज्यों के बीच और केंद्र के साथ संचार की भाषा क्या होगी, कम्युनिकेशन की भाषा होगी, ये आर्टिकल 340 में गिवन है दोस्तों। वहीं आर्टिकल 347 किसी भाषा के प्रयोग को मान्यता देने का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, ये अनुच्छेद 348 में गिवन है। अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 348 में संशोधन पर प्रतिबंध की बात है। अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण के लिए भाषा का क्या प्रयोग होगा, 350 में है। और अनुच्छेद 350A प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान, इस पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 350B में अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी की बात हुई है। ये आया था यूपीपीसीएस में दोस्तों, यहाँ ये क्वेश्चन मैचिंग के लिए आया था। 351 में हिंदी भाषा का विकास, तो 351 समझ गए होंगे, हिंदी भाषा के विकास की चर्चा है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा क्या होगी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 352 में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात है 352 में। 353 में आपातकाल में केंद्र की शक्ति की बात है। अनुच्छेद 354 में आपातकाल में वित्तीय प्रावधान की चर्चा है। अनुच्छेद 355 राज्यों की रक्षा को केंद्र का कर्तव्य, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात अनुच्छेद 356 में है।
वहीं अनुच्छेद 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन की बात है। वहीं अनुच्छेद 359 में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन या निलंबित करता है दोस्तों। अनुच्छेद 359 ये निरस्त करता है, निरस्त कर दिया गया मतलब। 360 में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का दायित्व से संरक्षण क्या है। अनुच्छेद 361 ए में समाचार पत्रों के लिए संरक्षण की भी बात अनुच्छेद 361 ए में कही गई है। अनुच्छेद 361 बी में कुछ पदों से अयोग्यताएं हैं और 62 को रिपील कर दिया गया, निरस्त। वहीं अनुच्छेद 363 कुछ विवादों में न्यायालय का अधिकार ना होना, यह अनुच्छेद 363 में दिखाता है। अनुच्छेद 363 रियासतों के शासकों की उपाधियों का अंत, यह अनुच्छेद 363 ए में है। अनुच्छेद 364 क्या कहता है, कुछ अधिनियमों का विशेष प्रावधान है। और अनुच्छेद 365 केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी, ये अनुच्छेद 365 में कहा गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 366 में कुछ परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 367 67 में संविधान की व्याख्या याद रखना, ये पूछा जाता है। तो यह आर्टिकल 367 में क्या है, संविधान की एक्सप्लेनेशन। और 368 में 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान को कैसे चेंज किया जाएगा, ये 368 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 369 की बात करें, ये रिपील है, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान अब संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान अब निरस्त कर दिया गया है। 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जम्मू कश्मीर के ऊपर। 371 में याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है ये वाले आर्टिकल, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान। तो महाराष्ट्र और गुजरात कहाँ है, 371 में। 371 ए में क्या है, नागालैंड, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। 371 बी में असम के लिए विशेष प्रावधान, असम। और 371 सी में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, सी में। तो मैं इसको एम नाम से, एम जी नाम याद कर, ऐसे करके याद रखो नाम। 371 डी, डी मतलब आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। और ई में आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय, मतलब ई में एजुकेशन, ऐसे करके याद रखो। 371 ई में क्या है, एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी, तो ये आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 एफ सिक्किम, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। और जी में है मिजोरम, मिजोरम 371 एच में है अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। और 71 आई में है गोवा, गोवा के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। 71 आई में। 371 जे में कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। और अनुच्छेद 372 बात करता है मौजूदा कानून की निरंतरता, उनका कंटिन्यूएशन बनाना। अनुच्छेद 372 ए कहता है कि मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 373 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव की बात करता है। अनुच्छेद 374 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। ये 374 में भी सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है। अनुच्छेद 375 न्यायाधीशों की शपथ की बात है अनुच्छेद 375 में। और अनुच्छेद 376 दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात 76 में है। 77 को निरस्त कर दिया गया, 78 भी निरस्त और 79 भी निरस्त कर दिए गए हैं दोस्तों। अब आ जाओ 80 पे। 80 भी निरस्त है, लेकिन अस्थायी प्रावधान था, ये सब 81 82 83 ये सब निरस्त हैं। तो निरस्त वाले आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि ये जनरली पूछे भी नहीं जाएंगे, ठीक है, 95 तक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो आपके निरस्त हैं। पुराने कॉलेज हटाए गए, स्वतंत्रता के बाद के मामलों के लिए ये बनाए गए थे। तो ये सारे निरस्त कर दिए गए। अब दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं 395 आर्टिकल्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हर एग्जाम के लिए, चाहे पीसीएस दे रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, आईएएस, आरएएस भी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, या फिर आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएससी भी दे रहे हैं, या जितने भी एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है दोस्तों, इनको जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। वासुदेव कुटुंबकम वाली फिलॉसफी पर हम फॉलो करते हैं, तो आपको भी फॉलो कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। और इस वीडियो पे 1000+ व्यू तो आप लोग कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड बाय बाय दोस्तों।